हाय, आज हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन का ये है मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट का नोट्स। मिचेल्सन एंड स्टाल ने वाटसन एंड क्रिक मॉडल का दिया हुआ जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल होता है उसके रेप्लिकेशन के मॉडल को एक्सप्लेन किया था, प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। वाटसन एंड क्रिक ने जब अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉडल प्रपोज किया था उसी वक्त उन्होंने ये कहा था कि जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड्स जो पेरेंट स्ट्रैंड्स होंगे वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे और उन्हीं टेम्पलेट के बेसिस पे जो भी न्यू स्ट्रैंड्स होंगे वो सिंथेसाइज होंगे। इस थ्योरी को उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का नाम दिया था, क्योंकि इसमें जो पेरेंट डीएनए है वो हाफ कंजर्व हो जाता है। और उसी एक्सपेरिमेंट को मिचेल्सन और स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया। मिचेल्सन और स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1958 में किया था और अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जा कर के बाकी मॉडल्स के लिए, अगर आपको वो समझना है कौन कौन से मॉडल्स दिए गए हुए थे, उनका क्या क्या नाम था, तो आप लास्ट वीडियो पे जा कर के उससे देख सकते हैं। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मिचेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। डीएनए को हम लोग मास्टर मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सेल्स की बाकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है अलॉन्ग विद कैरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए की सिंथेसिस जो होती है वो एक डीएनए से दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है जो कि सिमिलर होता है जो पेरेंट डीएनए होता है उससे, और इसी प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जब डीएनए का दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, तब उन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए होगा वो सेपरेट हो जाएगा और ईच स्ट्रैंड जो होगा वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा। एक टेम्पलेट क्या होता है, वो गाइड करता है आगे जो डॉटर डीएनए होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए। जो टेम्पलेट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे जो न्यू स्ट्रैंड होते हैं वो बनते हैं, बट वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं। मान लीजिए अगर किसी स्ट्रैंड पर ए है तो वहाँ टी आके जुड़ेगा, अगर सी है तो वहाँ जी आके जुड़ेगा, और इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे वो स्ट्रैंड आगे बढ़ते चला जाएगा। इस मॉडल को उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन का नाम दिया था। मिचेल्सन और स्टाल ने 1958 में इसे प्रूव किया एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। आइए देखते हैं इसका क्या एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन का यूज़ किया। रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन एक हैवी आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का। इसमें उन्होंने केजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का भी यूज़ किया। अब सीजियम क्लोराइड जो सोल्यूशन होता है वो डेंसिटी बैंड्स बनाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड्स बनाता है किसी भी सॉल्यूशन में लोअर डेंसिटी से, जो कि लोअर डेंसिटी अपर साइड में होती है, और वो ग्रेजुअली नीचे की तरफ बढ़ता है हाई डेंसिटी के पास। मिचेल्सन और स्टाल ने एक इसी तरीके का डीएनए मॉलिक्यूल बनाया जिसमें जो नॉर्मल नाइट्रोजन होता है डीएनए में उसके साथ हैवी आइसोटोप को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो डीएनए होता है, अगर डिफरेंट डेंसिटीज़ की डीएनए को केजियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाला जाता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं एक डेफिनेट डेंसिटी बैंड ग्रेडियंट में, जो कि CaCl सोल्यूशन के अलॉन्ग चलते रहता है ग्रेडियंट में। वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। अब इस पर्पस के लिए उन्होंने इकोलाई के कल्चर को यूज़ किया। इकोलाई को एक हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन वाले कल्चर में उन्होंने कल्चर किया तब तक जब तक कि बैक्टीरियल डीएनए का जितना भी नाइट्रोजन था वो हैवी आइसोटोप में कन्वर्ट नहीं हो गया। ये हैवी और रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो था उसने उस डीएनए को बहुत ज़्यादा डेंसिटी प्रोवाइड की, वो हैवी डेंसिटी वाला हो गया। अब इसमें से बैक्टीरिया कल्चर को नॉर्मल इकोलाई के कल्चर में डाला गया जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन यानी कि N14 नाइट्रोजन प्रेजेंट था। अब ये चेंज जो डेंसिटी में हुआ इसको ऑब्ज़र्व किया उन्होंने, और
और ये पाया कि पहले रेप्लिकेशन के बाद जो डीएनए स्ट्रैंड बना वो एक हाइब्रिड स्ट्रैंड था, जिसमें एक लाइट यानी N14 स्ट्रैंड था और एक हैवी यानी N15 स्ट्रैंड था। इससे पता चलता है कि जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड था हैवी आइसोटोप्स वाला, उसने अब सेपरेट होकर के एक लाइट स्ट्रैंड उसके ऊपर सिंथेसाइज करवाया। अब बस यहीं पे नहीं ये ख़त्म होता है एक्सपेरिमेंट। जो दूसरा राउंड हुआ रेप्लिकेशन का, वहाँ ये देखा गया कि एक हाइब्रिड जो था वो तो प्रेजेंट था ही, यानी कि 2 हाइब्रिड डीएनए प्रेजेंट्स थे, उसके साथ साथ 2 नॉर्मल N14 वाले स्ट्रैंड वाले डीएनए भी प्रेजेंट थे। इससे ये प्रूव होता है कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था वो बहुत एक्यूरेट था, और उसी को हमने वाइडली एक्सेप्ट किया। अभी तक वही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ही हम डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल के तरीके में जानते हैं। अब हम देख लेते हैं इस डायग्राम से किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया। जो पेरेंट डीएनए था वो एक हैवी डीएनए था, जिसमें N15 आइसोटोप्स था नाइट्रोजन की जगह पे, नॉर्मल नाइट्रोजन की जगह पे। जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ उसमें एक हाइब्रिड बना, जिसमें एक N14 और एक N15 वाला था स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ। और जो सेकेंड राउंड था डीएनए रेप्लिकेशन का, वहाँ पे 2 लाइट डीएनए स्ट्रैंड थे, यानी कि इन दोनों के पास N14 था, और 2 हाइब्रिड थे जिसके पास एक के पास N14 था और एक के पास एक स्ट्रैंड जो था वो N14 का था और एक स्ट्रैंड जो था वो N15 का था। इस तरीके से 2 हाइब्रिड और 2 लाइट डीएनए बने। थैंक यू। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन किया गया है, तो प्लीज़ जाकर के दूसरा भी देख लीजिए। दूसरा वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।